हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फुनिस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था लैन क्लैन को उनका शक्ति वापस मिल चुकी है और विंग भी कैसा दिखता है सबके सामने आ चुका है। और अब लैनी ने सारे लैन मेंबर्स को वापस वैन क्लैन आने के लिए बुलाया है और वहीं पर वी और वांग जी की शादी के बारे में बात करने के भी उन्होंने कहा है और बाकी सारे क्लैन को उन्होंने इग्नोर किया है। इससे हर कोई क्लैन गुस्सा है और अपने आप में कुछ षड्यंत्र करने वाले हैं। और अब हम देखेंगे आगे क्या होगा। जैसे ही हमने पिछले पार्ट में क्या बोलते हैं, लैनी बोलने वाली थी कि कुरन से तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि आखिरकार क्या हुआ था। तभी लैनज़ात को कुछ याद आता है। तब उसके एक बार उसके अंकल ने उसे कहा था कभी भी अपने ग्रैंडफा के ऊपर नाराज मत रहना। तो उसे उसकी वो बात याद आती है। वो पूछता है कि आखिर बात क्या है अंकल, ऐसा पूछता है। तभी लैन कुरन कहते हैं कि हाँ, एक गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हाँ, जिस दिन वो सारा हंसता हुआ था मैं उस दिन को कभी भी भूल नहीं सकता। उस दिन के बाद मैं पूरी तरीके से बर्बाद हुआ था क्योंकि आंखों के सामने मेरा ब्रदर, उनकी मौत हो चुकी है और उनके गम में उनका वाइफ भी इस दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। और हमें उसी दिन पता चला था कि तुम्हारी मदर एक फोनिक्स है और वो हमारे गॉड की बेटी है। हमें कभी भी उनके बारे में हमें नहीं पता था। हमने हमेशा उन्हें एक साधारण ह्यूमन ही समझा था। हम क्या करें, हम खुश हुए कि हमारे क्लैन में आज तक एक जो हमने और सिस्टर लेना माना और लैन क्लैन का मैडम लैन माना, वो एक गुडनेस थी। ये खुश हुए या कि इस सब के बाद उनके फादर ने हमें स्टॉप कर दिया और हमारे पास अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही। और अब तो सारे क्लैन हमारे ऊपर क्या करेंगे और हमारे क्लैन मेंबर्स को भी हम कैसे समझाएंगे, यही सोचकर मैं परेशान हुई जा रहा था। तभी मैं पहले तो मेरे ब्रदर का अंतिम संस्कार किया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहां पर हमारा क्लैन का लैनी वहां पर प्रकट हुई थी। लैनी ने कहा था कि कोई बात नहीं कुरन, ये भी टल जाएगी, ये वक्त सब कुछ सही हो जाएगा। बस अपना हौसला मत हारना और हिम्मत बनाए रखना। जो भी होगा वो पहले से तय था, इसलिए आज हमारा क्लैन का ये हाल हुआ। पर कभी भी अपने मन में कड़वाहट ना बनाकर रखना। सबके लिए वही प्यार जो हमारे क्लैन की जो भी दो रूल्स हैं जो हमने बनाए हैं, सबको अपने ध्यान में रखना। कभी भी अपने ऊपर जो शक्ति नहीं है उसकी वजह से कभी भी गलत राह पर मत चल बैठना, ये भी सही हो जाएगा। ऐसा लैनी ने उनसे कहा था और उन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती कुरन, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये पहले से होने की तय था हमारे क्लैन के साथ, ये होना पहले से निश्चिंत था। तो कभी भी इसके लिए किसी और को ब्लेम मत डालना, खास करके तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारी ये सिस्टर इन के पर कभी भी इल्जाम मत लगाना कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे क्लैन के साथ आज जो भी हुआ है ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। ये कभी भी अपने दिमाग में मत लाना कुरैन, ऐसा कहा था। और उसी सोच में कुरैन सारी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें क्या करना उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था। पर जब आधी रात को उनकी नींद तो पूरी तरीके से उठ चुकी थी ना, क्योंकि आज के दिन उनका ब्रदर इल्ला नहीं रहे और उनका ब्रदर भी नहीं रहे और उनका सिस्टर इल्ला भी नहीं रही, तो वो क्या करता। और ऊपर से एक अभी जन्मा हुआ बच्चा उनके हाथ पर है और उनसे एक बड़ा बेटा भी है, वो कैसे संभालेंगे। अब उनके पास ना कुछ भी नहीं है, अब वो क्या करेंगे, यही सोचकर वो परेशान हुए जा रहे थे। जब वो लैंडन को सुलाने के बाद वो जैसे ही बाहर आके अपनी सिस्टर इन्ना के रूम की ओर देखते हैं कि वहां पर कुछ की लाइट जैसा कुछ चमक रहा था। तो उन्होंने चुपके से जाकर देखा, वहां पर
फोनिक्स गार्ड और उनकी मंत्री खड़ी हुए थे। वो फोनिक्स गार्ड तो वहां पर बैठ के रो रहे थे, ये क्या हो गया, मेरे हाथों से ये क्या हो गया, ऐसा बोलकर वो रो रहे थे अपनी बेटी की जो शरीर है जो नीचे पड़ा हुआ था उसे लेकर वो रो रहे थे। तभी वो मंत्री कहता है, गार्ड, इनमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको पता है ना इनके पीछे किसी और का हाथ है, उन्होंने आपको प्रोसेस किया था, आप आपके बेटे के ढूंढने में इतना खो गए थे, आपने आपके आसपास क्या हो रहा है कभी भी उसे ध्यान से देखा ही नहीं। उसका पर्दा उठाकर उस इंसान ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक स्पेल करके आपके हाथों से ये सब कुछ करवाया है। आप कभी भी ऐसा नहीं करते पार, और खास करके आपके बेटी के साथ आप ऐसा करेंगे, ये सब कुछ सोचे समझी हुई चाल है गार्ड। तो वहां पर पुलिस कर कहते हैं, क्या मेरा दोनों ग्रैंडसन मुझे समझेंगे, क्या मुझे माफ करेंगे, ऐसा वो अपने मंत्री की तरफ देखते हुए बोलते हैं। तभी मंत्री कहता है, समझ जाएंगे जब सच सबके सामने आएगा, जब आपका नेफ्यू भी आपके ग्रैंडसन भी समझ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गार्ड, सब कुछ सही हो जाएगा, बस अपना ख्याल रखिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी मंत्री बोलता है, हमें आपकी बेटी की सोल को यहाँ से लेकर जाना होगा, क्योंकि वो एक फोनिक्स का सोल है, हम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहा था। तभी फोनिक्स गार्ड बोलते हैं, हाँ तुम ये सही कहा, हमें ले जाना चाहिए, पर मैं यहाँ पर मैं अपनी बेटी की सोल को लेने नहीं आया था, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की सोल यहीं पर रहे, वो अपनी बेटे की रक्षा करे। अब तो उनके पास कुछ शक्तियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की सोल यहाँ पर रहे, उसके लिए मुझे जो भी सजा ऊपर हमारा एंसेस्टर देंगे मुझे मंजूर है, पर मैं अपनी बेटी की सोल को कभी भी यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे नहीं लगा कि सब कुछ ठीक है, आप मुझे मेरी बेटी की सोल को यहाँ से लेकर जाना चाहिए। मुझे जब तक ये यकीन नहीं हो जाता तब तक मेरी बेटी की सोल यहीं पर रहेगी। ऐसा बोलकर उन्होंने सिर्फ उनकी बेटी की शरीर को ही वहां से लेकर गए थे, ना कि सोल को। उनकी सोल को वो अपने उनके बड़े सह ग्रैंडसन यानी कि लैंसचन के आसपास उन्हें स्थापित कर वो लेकर गए थे उनकी बेटी की शरीर को। ये सब देखने के बाद तो कुरैन यकीन हो चुके थे कि उनकी एल्डर नैनी की कहने का क्या मतलब था। वो समझ गए थे कि इस सब कुछ भी जो भी कुछ भी उनकी कुमार ने उनके साथ किया वो सब कुछ उन्होंने मर्जी से नहीं किया था, बल्कि किसी ने उनके ऊपर स्पेल किया था। तो ये समझने के बाद तो बिल्कुल लैंकुरैन एकदम एक क्या बोलते हैं एक फैसले पर आ गए थे। आप जो भी होगा वो उनकी दो नेपियों को अच्छी तरीके से देखेंगे, उनका संभालेंगे। आप जो भी आएगा जो भी होगा वो देखा जाएगा। यही सोचकर वो वहां से अपने कमरे की ओर चले गए थे। और ये सब कुछ ना वो अपने सोचते बाहर आते हैं। और उस दिन जो भी हुआ, जो एल्डर ने कहा और उनके ग्रैंडपा के जो मंत्री के साथ जो कन्वर्सेशन हुई थी, वो सब कुछ बात ना लैंजान और लैंसचैन सबके सामने ना लैंकुरैन बता देते। ये सुनने के बाद तो अब लैंजान के मन में अपनी ग्रैंडफा के लिए कोई भी नफरत नहीं थी। उनके ग्रैंडफादर ही थे आज तक उनके मदर की सोल को उनके पास रखा है, नहीं तो उनका ग्रैंडपा कब का उनकी मदर की सोल को भी उनसे दूर ले गए होते। ये समझने के बाद तो अब लैंजान के मन में अपने ग्रैंडपा के लिए कोई नफरत भी नहीं है। उसके बाद लैंकुरैन बोलते, अब बताइए मास्टर लैनी, हमारा कर्ज कैसे टूटा, अब बताएंगे? ऐसा बताते हैं तो लैनी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अब ये बात भी खुलने का वक्त आ चुका है, तो अब मैं इसे भी तुम्हें कहती हूँ। ऐसा बोलकर वो कहते हैं, जब गॉड ने फोनिक्स गॉड ने तुम एक क्लैन को श्रापित किया था, तुम ये तो जान चुके हो कि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि किसी ने उनके ऊपर स्पेल कर करवाया गया था। तो
उन्होंने ही ये तोड़ भी निकाल दिया था। जब वो इस स्पेल से तोड़कर बाहर आए थे तभी उन्होंने ये फैसला कर दिया था। ठीक जैसे उन्होंने इसी वजह से गुस्से में आकर एक श्राप दिया था ना कि दोनों ने प्यार किया, तो वो भी चाहते थे कि ऐसा एक सच्चा प्यार ही है जो ये श्राप को तोड़ सकता है। ऐसा कहा गया था। इसलिए जब लैंजा उसने एक प्योर सोल से प्यार किया, जब उनका एक कर्ज धीरे धीरे टूटता गया, फिर भी लैंकुरन कुछ समझे नहीं थे। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर लैन सिचन का साथ भी तो ऐसा हो सकता है, पर लैंजान के साथ कैसा, ये सब क्यों, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो लैनिंग हंसती है और बोलती है, तुम सही पूछे, लैन सिचन से भी मैंने प्यार किए थे, पर ये श्राप नहीं टूटा, बल्कि लैंजान और वीन के एक साथ आने से ये श्राप कैसा टूट गया, यही तुम पूछना चाहते थे, तो मैं इसका भी जवाब दूंगी। ऐसा बोलकर वो बताती है कि तुम जानते हो कि लैंजा एक फोनिक्स है उनकी मदर की तरह, और इसी कारण है ये कर्ज उसी से टूट सकता है, क्योंकि पिछले बार फोनिक्स गार्ड भी एक फोनिक्स को ये श्राप दिया था, इसलिए उनका ग्रैंडसन ये भी एक फोनिक्स है, और एक फोनिक्स का सांप और एक फोनिक्स के साथ ऐसा ही टूट सकता है, बल्कि उसका सच्चा प्रेमी उससे मिले तब जाकर ये श्राप टूट सकता है। इसलिए लैंजा अपने ट्रू मेट को चूमते ही उसका ये श्राप टूट गया, ऐसा बताते हैं लैनिक। तो लैंकुरन समझ जाते हैं कि आखिर वजह क्या है कि लैंजान और बीन के एक साथ आते इनका श्राप टूट गया। फिर भी उन्हें अभी भी कुछ अधूरा सा लगता है। उनके मन में कुछ ख्याल आता है और बोलते हैं कि पर मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया मास्टर लैनी, मुझे अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ तो यहाँ पर कुछ तो छुपा हुआ है। मुझे अभी भी हम जो बता है उससे मैं बहुत पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन तो नहीं हुआ, पर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, पर एक बात, गॉड फोनिक्स का श्राप कैसा, उनका स्पेल कैसा टूटा उनके ऊपर से। तभी मास्टर लैनी बताती हैं कि उनका स्पेल डेमन गॉड ने तोड़ा था, क्योंकि डेमन गॉड अब जानते हैं ना कि वह उस समय का डेमन गॉड कौन थे। उन्होंने ही लैंजान और लैंसिचन का ग्रैंडफादर का उस स्पेल को तोड़ा था, क्योंकि तुम सब अच्छे से जानते थे कि जब तब डेमन गॉड कितना पावरफुल थे। और रही वो फोनिक्स गार्ड के ऊपर स्पेल करने की बात, तब वहां पर डेमन गॉड नहीं थे। उन्होंने अपनी कुछ निजी मामले के चलते अपने तो जो जनरल थे उन्हें ही वहां पर सब कुछ संभालने के लिए कहकर उन्होंने चले गए थे। उस मौके का फायदा उठाकर उनका वो जनरल है, उन्होंने ही फोनिक्स गार्ड के ऊपर वो स्पेल किया था, क्योंकि उस जनरल के बेटे की साथ ही फोनिक्स गार्ड की बेटी और उस जनरल के लड़के के साथ शादी होने वाली थी। इसलिए उस जनरल ने गुस्से में आकर फोनिक्स गार्ड को ऐसा स्पेल किया था, क्योंकि उसका सालों पहले का जो अरमान था वो आज पूरी तरीके से टूट चुका है। इसलिए वो गुस्से में आकर इनकी ग्रैंडफादर के ऊपर ऐसा स्पेल किया और उनके हाथों से उनकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब इसे इसके बारे में डेमन गॉड को पता चला था, उन्होंने उस जनरल को सजा भी दिया और ऊपर से उन्होंने ही सब कुछ संभाला और उन्होंने ही तुम्हारे ग्रैंडपा का उस स्पेल को भी तोड़ा, ऐसा बताते हैं लैन। बस इतना ही बात है, क्या कुछ और भी बात है? और अभी भी अब हमसे छुपा रही है मास्टर लैन?
यानी कि मास्टर लैनी बताइए ना, ऐसा पूछते हैं। तो वो लैनी बोलती है, कुरैन मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ तो नहीं बता सकती, बस इतना याद रखना, जब वक्त आएगा, जब सारे बात सामने आने की वक्त आएगी, धीरे धीरे सारे बात तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस मुझे अब तुम्हें इतना ही कहना था, जब वक्त आएगा मैं सारी बात भी तुम्हें कह दूंगी। बस तुम अभी ये ख्याल रखना, हम आगे जो भी होगा वो सब कुछ हम मिलकर संभालेंगे। और रही बात लहंजार और वीन की शादी के बारे में, मैंने सोच लिया था कि अब एक हफ्ते बाद इन दोनों की शादी होगी इस क्लैन के अंदर। अब तुम सब चाह सकते हो कल सुबह तुम सबसे बात होगी, क्योंकि कल सुबह यहाँ पर मास्टर भूषण सर और उनका ग्रैंडसन सब लोग यहीं पर आने वाले हैं हमसे कुछ शादी के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, अब तुम सब जाओ, अब अपने कमरे में विश्राम करो। ऐसा बोलकर नैनी ना वापस से गायब हो जाती है। सब लोग भी वापस अपने अपने कक्ष पर चले जाते हैं, पर लैन खुरैन वहां पर खड़ी थे। मुझे अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अधूरा है मास्टर, अब अभी भी कुछ है, कुछ तो है, अब हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा श्राप था हमारे लिए। आपने इतनी आसानी से कह दिया कि ये दोनों की प्रेम की वजह से हमारा ये श्राप टूट गया, इसलिए कुछ तो अलग हटके भी कुछ बात है, और आपने अभी तक हमें छुपाया है। क्या कुछ भी नहीं है। जब उसे भी हमारे सामने आने का वक्त आएगा, जब आपको उस बारे में भी हमें बताना चाहिए। अभी भी कुछ तो ऐसा राज है जो हमारा ये श्राप से जुड़ा हुआ है, अभी भी आपने हमसे वो बात छुपा रहे हैं। मैं भी इंतजार करूंगा मास्टर, आपका उस बात को भी हमारे साथ बताएंगे। मैं तो इतना तो समझ चुका हूँ कि वे कुछ अलग है, सबसे अलग है। उसने उसके चेहरे से मास्क हटाते ही मैं तो ये समझ चुका हूँ कि वो मेरे दोस्त का बेटा है, पर अभी भी कुछ सवालों हैं मेरे पर, क्योंकि वो मेरी दोस्त का बेटा है, पर उसका फादर कौन है? आपने एक सफाई दिया कि उसके चेहरे पर एक वेल का रखने का वजह क्या है, फिर भी कुछ अलग भी बात है, अब हम सबसे छुपा रहे हैं। देखता हूँ कि अब कब तक ये सारे बात हम सबसे छुपाएंगे मास्टर। उस बात को भी खुलना ही होगा, और वीन का पूरा राज हमारे सामने आना ही पड़ेगा। आखिरकार वीन कौन है और उसके साथ और कितनी राज छुपे हुए हैं, हमें जानना पड़ेगा सब कुछ। मैं नहीं चाहता, मुझे लग रहा है कि आप सब कुछ सही होने वाला है, फिर भी क्यों मुझे पता नहीं कि मेरा मन में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है। मैं नहीं चाहता आप कुछ भी गड़बड़ हो मास्टर, जो भी हो आप सब कुछ संभाल लेना, सबका ख्याल रखना मास्टर। अब मैं कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देखना चाहता। आखिरकार इतने साल तक ये क्लैन बहुत ज्यादा सफर किया है, अब बिल्कुल सफर करते हुए मैं नहीं देखना चाहता मास्टर। ऐसा सोचते हैं पर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। पर लहनजान का तो नींद तो पूरी तरीके से उठ चुकी थी। उसे अभी के अभी वीन को देखना था, क्योंकि जब उसने वीन की उस फेस को देखा था बिना वेल के, वो तो पूरी तरीके से उस पर फिदा हो चुका है। हाँ, वो जानता है वो पहले से ही वीन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर जब से उसने उसे उस वेल के बिना देखा है, अब तो उसे एक पल भी उससे दूर रहा ना जा रहा है। एक पल भी दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो जानना चाहता है अब वो वीन के पास तुरंत भागकर चले जाए, पर उसे पता नहीं है कि मास्टर ने वीन और उनकी ग्रैंडमा को कहाँ पर रखा है। कल सुबह तक का उसे इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर उसे वीन मिल सकता है। और ये रात उसे ऐसा लग रहा है कि ये रात बहुत ज्यादा बड़ी है,
ताकि ये रात जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तब जाकर वो उसके विंग के आसपास जा सकता है और उसके विंग के करीब जा सकता है। इससे ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है और उसका इतना उसका पेशेंस लेवल एकदम 0 हो चुका है। उसे तो अभी के अभी विंग को देखना है। फिर भी जैसे तैसे कर कर सोने का कोशिश करता है। और दूसरी ओर जे, मास्टर जिन और वेन चाओ और मैडम यू सारे लोग ना एक कमरे में बैठे हुए थे। तभी मास्टर जिन बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब वह कुछ भी कर पाएंगे। तुम्हें देखा नहीं, अब लैंड को उनका पूरा शक्ति वापस मिल चुका है और ऊपर से यहाँ पर अब मास्टर लैनी और बॉशन सरन है। तुम्हें लगता है कि हम उनके होते हुए अब कुछ कर पाएंगे? ऐसा बताते हैं तो मैडम यू भी इससे अग्री करती है। सही कहा, वो इमॉर्टल है। उनके पास ना बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अब वो क्या करेंगे यही सोचे जा रहे हैं और उन्हें अब कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो आगे क्या करेंगे। तभी वेंचा बताता है मुझे नहीं पता अब क्या करेंगे या क्या नहीं, पर मुझे फी चाहिए। सिर्फ फी मेरा होगा, मेरा ओमेगा, और वो सिर्फ मेरा बन के रहेगा। वो अब पूरा बेन क्लैन का मैडम बेन बनेगा और वो अब वो सारा शक्ति जो सारा पावर्स उसके पास है, अब वो सब कुछ बेन क्लैन के पास आएगा, ना कि लैंड क्लैन के पास। लैंड क्लैन विंग को डिजर्व ही नहीं करता है, वो सिर्फ बेन क्लैन का है, बेन क्लैन का। आपने सुना नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ करना होगा, ऐसा बताते हैं। तो मास्टर बेन सोचते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अभी इन सब से निपटना हो तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम इनसे निपट पाएंगे, ऐसा बताते हैं। तो मास्टर जिन बोलते हैं तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तुम किससे मदद लेना चाहते हो, ऐसा मास्टर जिन बोलते हैं। तो वेन हंसते से मैडम यू तो समझ जाती। मैडम यू पटक से उठती है, बोलती नहीं अब ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा करेंगे तो अब जानते हैं ना इसका नतीजा क्या होगा। आप क्या जो पहले हुआ था वो सब कुछ भूल चुके हैं, पिछले बार क्या हुआ था। और अब तो डेमन गार्ड का कुछ अता पता भी नहीं है। हमने तो थोड़ा सा सुन रखा है कि उस बहुत बड़े जो इंसिडेंट के बाद डेमन गार्ड का कुछ अता पता नहीं है। अब तो हम किसी भी डेमन से हम सहायता नहीं कर सकते। मैं आपकी हंसी से तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप डेमन गॉड से मदद मांगना चाहते हैं, और आप जानते हैं ना आप वो डेमन गॉड अब नहीं रहे, क्योंकि जो जनरल है वो एक लालची किस्म का इंसान है। उसी की वजह से जो भी कुछ भी हुआ हम अब उससे मदद मांगेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा स्पिरिचुअल कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ तबाही आ जाएगा, ऐसा मैडम यूँ बताती है और बोलती है कि मैं अब तो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं उनसे उन्हें कुछ तो नहीं रहना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर मुसीबत आते हुए देख सकती हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ बात नहीं करनी, और रही बात मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप ऐसा वैसा कुछ भी करेंगे तो मैं सब कुछ मास्टर से बता दूंगी, ऐसा बोलकर वो गुस्से में उन रूम से चले जाती है। और मास्टर जिन भी बताते हैं यू सही कह रही है, हम गुस्से में आकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते ताकि ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरे में आ जाए। हमें कुछ सोच कर ही करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम एक बार कोशिश तो करेंगे, उसी के बाद जाकर हमें जो करना होगा हम करेंगे। पहले हमें अपने दिमाग से कुछ करना होगा। आगे जो भी होगा उसके बाद हम देख लेंगे कि हम किसी की मदद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
फिलहाल के लिए मैडम की बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वैन मैं आगे को तुमसे कुछ भी बोलना नहीं चाहता। ऐसा बोलकर मास्टर जिन चले जाते हैं और वेंचाओ ना उसके फादर के पास आता है। वो बोलता है, मुझे नहीं पता फादर आप क्या करेंगे, आपको डेमॉन्स की मदद लेना पड़े भी ले लेना, पर मुझे हर कीमत में वे ओशियन मुझे चाहिए फादर, ऐसा बताते हैं। तो मास्टर विन भी बोलते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो डरपोक निकले, पर मैं हर कीमत में अब तो डेमॉन्स जनरल को मैं बुला कर ही रहूंगा, सिर्फ वो ही है हमारा मदद कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उसका प्रोसेस करूंगा और मैं उनसे मदद मांगूंगा। ऐसा वेंचाओ के फादर वेंचाओ से बोलते हैं और वेंचाओ तुरंत उसे हक कर लेता है। फादर अब बहुत बेस्ट हो, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे सारे पेरेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर वेन बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, आप तो कुछ भी गड़बड़ मत करना वेंचर, नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो वेंचाओ ना अपने सर को हिलाता है, बोलता है, नहीं हाँ फादर मैं आप तो कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपका जो भी बोलेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा, प्लीज मुझे विंग मुझे दे दीजिए फादर, ऐसा बताते हैं। और मास्टर वेन हाँ बोलते हैं और अपनी बेटी को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद वहाँ पर ना सिर्फ मास्टर वेन ही रहते हैं। मास्टर वेन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मुझे अपने बेटे के लिए नहीं, मैं अपने लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि मैं उस डेमॉन की मदद से इस सारे वर्ल्ड पर सबका तबाही कर दूंगा। उसके बाद विंग के पास जो अद्भुत शक्तियां हैं उसकी मदद से मैं इस पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में न लूंगा, क्योंकि विंग के पास जो शक्तियां हैं उसके पास डेमॉन्स की आधी पावर्स है। क्योंकि इन लोगों ने शायद वो भविष्यवाणी भूल चुके हैं, फिर भी मुझे अब सारे भविष्यवाणी याद है, क्योंकि इन सिस्टर ने डेमॉन्स की शायद आधी शक्तियां उस लोगी में ट्रांसफर कर दी है। अब उस लोगी का मास्टर विंग है, इसका मतलब उसके पास आधी शक्तियां हैं। इसका मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा मौका है और मैं इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज कर सकता हूँ। अब मुझे इस वेन और मैडम यू या किसी की जरूरत नहीं है। अब मुझे जल्द से जल्द डेमॉन की मदद जरूर चाहिए।